इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं आपको ऐसी टेक्निक बता दूंगा, ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि प्रीलिम्स में 200 में से 180 नंबर आ जाएंगे। आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बता दूंगा, कुछ ऐसे एलिमिनेशन सिखा दूंगा कि एग्जाम में चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो मार्क्स तो आ ही जाएंगे। नहीं, एज अ फ्रेंड, एज अ वेल विशर, आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, फ्रॉम माई विजडम। और जो उसमें से आपको ऑलरेडी पता है, वेल एंड गुड। जो नहीं पता, हो सकता है कि आपको कुछ दो चार नई बातें पता चल जाएं, सीखने को मिल जाए। पूरे वीडियो को मैंने 5 पिलर्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले बात करूंगा एडमिट कार्ड की बेसिक इंस्ट्रक्शंस की, और एक बारी रिवाइज करवा दूंगा। वैसे तो आपको पता ही है, यू आर स्मार्ट इनफ, लेकिन एक बारी रिवाइज करवा दूंगा कि एडमिट कार्ड की इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा है। फिर उसके बाद फर्दर 4 पिलर्स, जिसमें पिलर नंबर 1 बात करेंगे कि जब आप एग्जाम वाले दिन सुबह जाएंगे एग्जाम हॉल, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जब एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है और कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। सीसैट और जीएस के बीच में जो ब्रेक होता है, उसको कैसे हैंडल करना है। और सीसैट के एग्जाम में जब पेपर आपके सामने आएगा, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कैसे नेगेटिव मार्किंग अवॉइड की जा सकती है। इन कुछ बेसिक बातों के ऊपर मैं सिर्फ अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले एडमिट कार्ड की इंस्ट्रक्शंस की अगर बात करते हैं, तो क्लियरली एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है कि कोई भी स्मार्ट वॉच, कोई भी डिवाइस, पेजर, ब्लूटूथ डिवाइस, कानों के एयरपॉड्स, ये सब अलाउड नहीं है। ईयरफोन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। तो कोशिश करिए कि ये सारी चीजें जो आप यूजुअली डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं एग्जाम हॉल में ना ले जाएं। सिर्फ एक नॉर्मल सिंपल वॉच जो है वो अलाउड है। यूपीएससी ने कैटेगोरिकली लिखा है कि एग्जाम प्रीमाइसेस में, उन्होंने वर्ड एग्जाम हॉल नहीं यूज करा, एग्जाम प्रीमाइसेस यूज करा है, कि एग्जाम प्रीमाइसेस के अंदर कोई भी बैग, कोई भी लगेज, कोई भी थैला, कोई भी झोला अलाउ नहीं किया जाएगा। और उन्होंने साफ लिखा है कि कुछ भी कॉस्टली वैल्यूएबल मत लाइएगा। अगर कल को खो जाता है तो उसमें कमीशन की या एग्जाम हॉल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर आप अकेले एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, तो बेसिक मिनिमम पैसे लेके जाइए कि आप अपना जीएस सी सैट के बीच में खाना खा सकें। इमरजेंसी के लिए 200-300 रुपए एक्स्ट्रा रख लीजिए। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो आपको 200-300 रुपए चाहिए वो रख लीजिए। इससे ज्यादा पैसे अपने पास मत रखिए। इसके अलावा अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि आपको क्या क्या ले जाना है, सिर्फ आपको एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, ब्लैक कलर का बॉल पेन लेके जाना है। मैं रिकमेंड करूंगा कि 2 से 3 बॉल पेन ले जाइए। कई बार एक खराब हो जाता है, गिर के निब टूट जाती है, खो जाता है। आप मेट्रो में जाएंगे, बस में जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, कभी भीड़ में गिर जाता है, गर्मी इतनी होती है। तो ये जो चीजें हैं इसका ध्यान रखेंगे कि ब्लैक बॉल पॉइंट जो है 2 से 3 पेन लेके जाइए। तो एडमिट कार्ड हो गया, ब्लैक बॉल पॉइंट हो गया। इसके अलावा आईडी प्रूफ ओरिजिनल लेके जाना है। आईडी प्रूफ कौन से वाला ले जाना है, जो आपने अपने एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन करा हुआ है, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वट एवर यू हैव मेंशन। जो भी आईडी प्रूफ आपने एडमिट कार्ड के ऊपर फॉर्म भरते हुए दिया था, वही आपको लेके जाना है ओरिजिनल में। मैं रिकमेंड करूंगा कि उसकी फोटोकॉपी भी ले जाना। अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में कभी किसी का आईडी खो जाए, मतलब ऐसे पास्ट में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैंने देखे हैं कि एग्जाम में जा रहे थे, सर आधार कार्ड पता नहीं कहां गिर गया। तो ऐसे में फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, टू बी ऑन द सेफर साइड। इसके अलावा फोटोग्राफ ले जानी है, 2 फोटोग्राफ्स जिसके नीचे नाम और डेट लिखा होना चाहिए। पेंसिल भी अलाउड है, अगर आप पेंसिल ले जाना चाहते हैं, तो उन्होंने एडमिट कार्ड पे लिखा है कि अगर आप पेंसिल ले जाना चाहते हैं तो वो भी अलाउड है। जिन लोगों के एडमिट कार्ड के ऊपर फोटो ठीक से नहीं आई है, या तो नीचे नाम और डेट नहीं लिखा हुआ, या फोटो मिसिंग है, या फोटो ठीक से दिख नहीं रही, उन्हें अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज की फोटो कंपलसरीली लेके जानी है। आपको एग्जाम हॉल में ही एक अंडरटेकिंग फिल करवाया जाएगा। वो अंडरटेकिंग आपको खुद से नहीं ले जाना है, वो एग्जाम हॉल में आपको मिलेगा। आपको बस अपनी फोटो वहां पे पेस्ट करनी है और नीचे सिग्नेचर करना है। याद रखिए कि जो भी फोटो आप ले जा रहे हैं उसके नीचे नाम और डेट लिखा होना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल और बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है। अब हम आते हैं अपने बचे हुए 4 पिलर्स पे, जहां पे मैं सबसे पहले बात करूंगा कि एग्जाम से पहले, जब आपका 9:30 पे सुबह एग्जाम शुरू होगा, उससे पहले क्या करना है। देखिए, कुछ लोग सबसे पहले इस माइंडसेट में होते हैं कि मैं एग्जाम से एक रात पहले पूरी रात जाके रिवीजन कर लूंगा, एक एक्सप्रेस रिवीजन कर लूंगा। प्लीज वो मत करिए, क्योंकि जब तक आप सोएंगे नहीं, आपकी कंसोलिडेशन होगी नहीं। स्लीप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर कंसोलिडेशन। जितने भी आपने कंटेंट पढ़ा हुआ है, उसको अगर आप एक्टिवली रिकॉल करना चाहते हैं एग्जाम हॉल में, कि जो क्वेश्चन आया वो इमीडिएटली दिमाग में आ जाए, माइंड शुड बी फ्रेश। आप उसे पूरी रात अगर ट्रेडमिल पे दौड़ा दोगे, तो एग्जाम हॉल में वो थक जाएगा, काम नहीं करेगा, कोई पॉइंट नहीं है उस चीज का।
अब कुछ लोग कहते हैं कि सर एंजाइटी में नींद नहीं आ रही, डर लग रहा है। अब देखिए वो एक ऐसी चीज है जो आपको हैंडल करनी पड़ेगी। युद्ध से पहले सैनिक भी कई बार थोड़ा बहुत आराम लेते हैं, वैसे ही इस युद्ध से पहले आपको भी थोड़ा बहुत आराम लेना पड़ेगा, वरना जंग कैसे लड़ी जाएगी। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू स्लीप, एकदम चिल्ड आउट माइंड के साथ सोइए। अगर आप सोएंगे नहीं तो आपकी परफॉर्मेंस नीचे जाएगी, दैट इज गिवन। सेकंड, कई बार ये देखा जाता है कि इवन हमारे घर के पास भी जो एग्जाम सेंटर्स पढ़ते हैं कि एस्पिरेंट्स नोटबुक लेके, नोट्स लेके, फोन के अंदर, टैबलेट के अंदर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग पीडीएफ, अलग अलग समरी नोट्स पढ़ रहे हैं। इन माय ओपिनियन एग्जाम वाले दिन कुछ नहीं पढ़ना चाहिए बिकॉज ऑफ रीसेंसी बायस। आप समझिए, एग्जाम जो है ये स्कूल का एग्जाम नहीं है कि आज सिर्फ हिस्ट्री का एग्जाम है, आज सिर्फ साइंस का एग्जाम है, आज सिर्फ इकोनॉमी का एग्जाम है। नो, ये पूरे सिलेबस का एग्जाम है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। हाँ, आप स्कूल के टाइम पे एग्जाम में लेटर से आपका हिस्ट्री का एग्जाम है और आप सिर्फ हिस्ट्री रिवाइज कर रहे हो, मेक सेंस, ठीक है, पढ़ लिया थोड़ा बहुत। लेकिन अभी ये सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम है। मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले इकोनॉमी रिवाइज कर रहे हो, तो अब आपके दिमाग में जो मोस्ट रीसेंट इंफॉर्मेशन है वो इकोनॉमी की आ गई। इसका मतलब अगर आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट साइंस रिकॉल करना चाहते हो तो उसमें आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपने अपने दिमाग में जो रीसेंट इंफॉर्मेशन स्टोर कर दिया वो इकोनॉमी की कर दिया है। माइंड रीसेंसी बायस के बेसिस पे काम करता है कि जो लेटेस्ट चीज होती है वो ज्यादा याद रहती है और जो पुरानी चीज होती है वो दिमाग से निकलती रहती है, एंड दैट इज हाउ द ब्रेन वर्क्स। तो रीसेंसी बायस को ध्यान में रखते हुए माय हम्बल रिक्वेस्ट वुड बी कि एग्जाम वाले दिन कुछ मत पढ़िए। बहुत से लोग आपको एग्जाम हॉल के बाहर दिखेंगे पढ़ते हुए बुक्स और ये सब। देखिए, जिन्होंने पढ़ना था उन्होंने पूरे साल में पढ़ लिया, अभी एग्जाम से पहले 5 मिनट कॉपी खोल के कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो जाएगा कि मेरे को वो डेट भूल गया, एक बारी वो देख लूं, मेरे को वो ईयर भूल गया, वो अमेंडमेंट नंबर भूल गया, वो स्पीशीज का स्टेटस भूल गया, तो एक बारी वो देख लूं। उन सबसे कुछ नहीं होने वाला, जिन्होंने पढ़ना था पूरे साल में पढ़ लिया, आखिरी के 1 घंटे में कोई ऐसा अलग से तीर नहीं मार लिया जाएगा। एग्जाम हॉल एडमिट कार्ड में लिखा है कि आपको 9 बजे पहुंचना है, 9:30 एग्जाम शुरू होगा, 9 बजे एग्जाम हॉल बंद हो जाएगा, तो आप 8:30 के अराउंड पहुंच जाइए। उससे बहुत ज्यादा जल्दी भी नहीं, गर्मी इतनी हो रही है, अगर आप वहां जाएंगे पहले से टायर्ड फील करेंगे और अपना ये सब। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, कैब के थ्रू जा रहे हैं, अगर आपके रास्ते में ट्रैफिक वगैरह पड़ना है, तो इन सब चीजों का मार्जिन लेके चलेंगे कि कैब वाला कई बार कैब कैंसिल कर देता है, मेट्रो कई बार डिले हो जाती है, ऑटो कई बार पंक्चर हो गया रास्ते में, ट्रैफिक मिल गया। इन सब चीजों का मार्जिन कम से कम 40-45 मिनट्स लेके चलेंगे कि अगर मेट्रो धीरे चल रही है, बस नहीं आई, कैब वाले ने कैब कैंसिल कर दी, तो आपको उन चीजों का एक मार्जिन लेके चलना है। लेकिन 9 बजे एग्जाम हॉल बंद हो जाएगा तो अकॉर्डिंगली आप जाएंगे। साथ में बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं एग्जाम हॉल के बाहर ग्रुप बना लेते हैं, हाँ तुमने कहां से पढ़ा, अच्छा मैंने तो ये वाले सर का ये वीडियो देखा था, वो वाले मैडम की मैंने कंपाइलेशन देखी थी, अच्छा तुमने ही नहीं पढ़ा, वो तो बहुत अच्छा था, उन्होंने काफी मेहनत करके निकाला है। अब इससे क्या होगा, आपके मन में एक फोमो आ गया कि यार वो एक नई कंपाइलेशन आई थी सारे मैपिंग प्लेसेस की, मैंने वो तो करी नहीं, ये तो करके आया, मतलब मैपिंग पे क्वेश्चन आ गया तो ये कर लेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। अब आपके मन में एग्जाम से पहले डर आ गया, भले ही मैपिंग के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा ना आए, एक क्वेश्चन आए सिर्फ, लेकिन आपके मन में एक डर आ गया। अब कुछ लोग इंटेंशनली ये करते हैं कि सामने वाले को डरा दो, पहली कंपटीशन से बाहर हो गया, बिकॉज एवरी सिंगल कंपटीशन इज इंपॉर्टेंट। तो ये गॉसिप बाजी, ग्रुप बाजी, बातों के लिए, चैटों के लिए पूरा साल पड़ा हुआ है, बाद में कुछ भी करिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्जाम हॉल से पहले किसी के साथ भी ना बात करनी। अच्छा फ्रेंड, आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, आप कौन सी कंपाइलेशन पढ़ रहे हो, एक बारी मेरे को ये बता दो। आपके मन में कोई डाउट है, आपको समझ नहीं आ रहा किससे पूछूं, किसी और से बिल्कुल मत पूछना। मान लीजिए आपने कुछ आंसर सोचा, उसने कुछ और बता दिया, आप हो गए पैनिक में कि मैंने तो पढ़ा था 44th अमेंडमेंट से होता है, ये कह रहा है 39th अमेंडमेंट से होता है, क्या सही है। अभी तो नेट भी नहीं चल रहा ठीक से, एग्जाम हॉल में जाने का टाइम हो गया, पूरा दिमाग पैनिक में रहेगा, ओएमआर भी उसी पैनिक में भरोगे और गलती करोगे। किसी से बात नहीं करनी, कोई किताब नहीं पढ़नी, सबसे दूर रहना है, कोई ग्रुपबाजी, गॉसिपबाजी वहां पे नहीं करनी। बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए जाने वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हम अंदर घुसे एग्जाम हॉल में, हमारे को क्वेश्चन पेपर और ओएमआर मिल गया। पैनिक नहीं करना है। पेपर अगर इजी है तो सबके लिए इजी है, पेपर अगर मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है। तो कट ऑफ सबके हिसाब से डिसाइड हो रहा है, आपके हिसाब से डिसाइड नहीं हो रहा। जैसे आपके सामने ओएमआर और क्वेश्चन पेपर आता है, सबसे पहले आपने पेशेंटली ओएमआर फिल करना है। ये मैंने यूपीएससी की वेबसाइट से ही ओएमआर लिया है। ये ओएमआर आपको मिलेगा जहां पे सबसे ऊपर आपको दिखेगा कि आपकी बुकलेट की सीरीज क्या है, एबीसीडी। ध्यान से भरना, पहले देख लेना कि क्या लिखा हुआ है आपकी बुकलेट में। यहां पे एक नंबर लिखा हुआ होगा, ए बी सी डी में से कुछ यहां पे लिखा हुआ होगा, जो भी यहां पे नंबर लिखा हो उसे यहां पे फिल करेंगे। इसके बाद
सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड का मतलब कि आप कौन से वाले पेपर की बात कर रहे हो, जीएस पेपर 1 की या सीसैट पेपर 2 की, तो वो भी यहां पे लिखा हुआ होगा सब्जेक्ट कोड। फिर उसके बाद रोल नंबर यहां पे नंबर में फिल करना है और नीचे ओएमआर में फिल करना है। बहुत ध्यान से ओएमआर रोल नंबर फिल करेंगे। हर साल एग्जाम के बाद मेरे पास इतने ईमेल्स आते हैं कि सर रोल नंबर गलत भर दिया। अब आप ये सोचो, अगर रोल नंबर ठीक से नहीं भर पाओगे तो सपना तो डिस्ट्रिक्ट संभालने का वो कैसे होगा काम, नहीं पॉसिबल ऐसे। अगर पूरा पेपर सही भी कर दिया, कट ऑफ क्लियर भी कर ली और रोल नंबर गलत भर दिया, यूपीएससी ने एडमिट कार्ड में साफ लिखा हुआ है अगर आप रोल नंबर गलत भर रहे हो आपकी कॉपी राइट अवे रिजेक्ट हो जाएगी, उसको इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं एडमिट कार्ड के अंदर। तो ये रोल नंबर कम से कम ऐसे भरना पूरे अलर्टनेस के साथ बिना पैनिक के कि सही भरना है। और देखो डरने की कोई बात नहीं है, पेपर मुश्किल है तो सभी के लिए मुश्किल है, इजी है तो सभी के लिए इजी है। उसके अलावा यहां पे आपको साइन नहीं करना है, प्लीज नोट। ओएमआर में कुछ भी करने से पहले देख लेना ये जो इन्विजिलेटर होंगे वहां पे एग्जाम हॉल में उनको साइन करना है, यहां पे आपने साइन इधर नहीं करना। फिर उसके बाद आपको हर क्वेश्चन के साथ गोले दिए होंगे एबीसीडी 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 एबीसीडी, देख के भरना क्या भर रहे हो, ए बी सी डी कैसे भरना है वो देख के भरना। तो जैसे ही हमारा जीएस का पेपर शुरू होता है, स्टेप नंबर 1 है कि हमें ओएमआर ठीक से भरनी है, बुकलेट नंबर रोल नंबर ये भरना है। अब क्वेश्चन पेपर मिला, जीएस का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं पिछले कुछ टाइम से वो सारे सब्जेक्ट वाइज अरेंज्ड हैं। कि जैसे ये मेरे पास 2024 के क्वेश्चन की कॉपी है, सेट नंबर ए, ये ज्योग्राफी से शुरू होता है। तो अब आप आगे पेज पलट के देखोगे तो आपको सारे इसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस दिखेंगे। आप देखिए मैपिंग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको सारे। फिर उसके बाद ये देखिए कोरियोलिस फोर्स, अभी तक यहाँ पे ज्योग्राफी ही चल रही है, इक्वेटर यहाँ पे अभी तक ज्योग्राफी ही चल रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल। और फिर उसके बाद आगे इसमें अपना एनवायरमेंट वगैरह शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब है फिर देखिए आप स्पीशीज वगैरह आ गए, ये सब। जो जीएस का पेपर आता है वो हमेशा सब्जेक्ट वाइज आता है, सब्जेक्ट वाइज अरेंज्ड होता है। पॉलिटी एक साथ, इकोनॉमी एक साथ, हिस्ट्री एक साथ, एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर एक साथ, ज्योग्राफी एक साथ, एनवायरमेंट एक साथ, साइंस एंड टेक एक साथ। माय रिकमेंडेशन वुड बी कि पेपर को ऑर्डर में अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सेक्शन वाइज चलिए। अगर आपको लगता है कि आपकी पॉलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो सबसे पहले पॉलिटी के क्वेश्चन ढूंढ के सॉल्व करिए, स्टार्ट विद द स्ट्रांग एरिया। अगर आपको लगता है कि पॉलिटी के बाद मेरी इकोनॉमी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है तो इकोनॉमी के क्वेश्चन ढूंढिए, उस सेक्शंस को अटेम्प्ट करिए। जीएस में ऑर्डर में अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले स्ट्रांग एरिया करो जिससे कॉन्फिडेंस बना रहे, मोमेंटम बना रहे। देखिए बैट्समैन भी सोच के आता है कि कौन से बॉलर पे रन मारना है, पिच के हिसाब से कौन से बॉलर को सबसे ज्यादा मारना है वो बैट्समैन सोच के आता है, पहले तैयारी करके आता है। आप वही बैट्समैन हो, आपको पता है कि मेरा साइंस एंड टेक बहुत स्ट्रांग एरिया है तो सबसे पहले साइंस एंड टेक करेंगे। आपको लग रहा है एंशिएंट मेडिवल मेरा वीक एरिया है तो उसको थोड़ा रुक के करेंगे, लास्ट में करेंगे। ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, करेंगे, थोड़ा रुक के करेंगे। आपको हर क्वेश्चन में 3 बातें ध्यान रखनी है। सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3, अगर आपको एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरा आता है, इसको सॉल्व करिए, मतलब कि क्वेश्चन को हाथ का अटेम्प्ट करिए और वहां पे टिक लगा दीजिए। टिक का मतलब है कि एक क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर चुका और जब मैं सेकंड रीडिंग पे आऊंगा पेपर की, मेरे को एक क्वेश्चन दोबारा नहीं देखना। देन मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन आपको आता है लेकिन 50-50 आता है, 2 ऑप्शंस पता है कि गलत हैं, 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, उसके ऊपर गोला लगा लो कि हाँ ये क्वेश्चन अभी मेरे को बाद में देखना है। अगर थर्ड क्वेश्चन नहीं आता, क्रॉस लगा दो। देखिए आपके पास क्या क्या सिनारियोज हैं, या तो आपको चारों ऑप्शंस के बारे में पता है, या 3 के बारे में पता है, 1 के बारे में कंफ्यूजन है, आपको 2 के बारे में पता है, आपको सिर्फ 1 के बारे में पता है। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आउट राइटली आपने अटेम्प्ट नहीं करने, जो 33% वाले क्वेश्चंस हैं कि जहां पे आपको दिख रहा है कि सिर्फ एक ऑप्शन पता है मेरे को, बाकी 3 के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ये वाले क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं करने। रीजन बीइंग हमें पॉजिटिव स्कोर के साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी कम करनी है। अगर आपको सिर्फ एक ऑप्शन के बारे में पता है, लड़ा से इस क्वेश्चन में आपको ये लग रहा है कि मेरे को सिर्फ ये स्टेटमेंट पता है, ये स्टेटमेंट नहीं पता, तो अब आप क्लियरली आंसर नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ 33% श्योर हो, 25% श्योर हो, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत करो। अगर क्वेश्चन पूरा आता है बहुत अच्छी बात है, 50-50 है उसमें चांस लिया जा सकता है, लेकिन अगर सिर्फ एक ऑप्शन पता है
तो उन क्वेश्चंस में देखना भी नहीं है, उसका सिंपल रीजन है नेगेटिव मार्किंग भी अवॉइड करनी है। और दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट कि हमने क्वेश्चन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि हमने अटेम्प्ट कर लिया, हमने सेकंड रीडिंग में देखना है, या हमने ये अटेम्प्ट ही नहीं करना। एक बार जो आपने डिसीजन ले लिया दैट शुड बी फाइनल। आपने एक बार अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हाथ के हाथ, उसे ओएमआर में आप टिक करते चलेंगे कि मान लीजिए आपने बोला कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी है, हाथ के हाथ उसे ओएमआर में फिल कर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है बी है। अगर आप एक क्वेश्चन के बारे में श्योर हो, हमेशा याद रखना कि पहला इंस्टिंक्ट हमेशा सही होता है, उसके बाद होती है ओवर थिंकिंग, फिर होता है कि हर वर्ड को अलग तरीके से चाणक्य की बुद्धि लगा के एनालाइज किया जाता है, उसकी कोई सेंस नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपने एक क्वेश्चन देख लिया कि आपको 100% आता है, उसे टिक करो, सॉल्व करो, ओएमआर फिल करो हाथ के हाथ, लास्ट के लिए कुछ नहीं छोड़ना। वर्ड ऑफ कॉशन, ओएमआर भरते हुए, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा, आपको कोई एसी वाला एग्जाम हॉल तो मिलेगा नहीं, हाथों पे पसीना बहुत ज्यादा आता है, ओएमआर से उसे बचा के रखना। ओएमआर गीली हो जाती है, फटने लगती है, गल जाती है, तो उसको बचा के रखना, कहीं इंक स्प्रेड ना हो जाए, कहीं ओएमआर फटने ना लगे। तो ओएमआर को दूर रखना और साथ में एक रुमाल लेके जाना कि हाथों पे पसीना आ रहा है तो उसे पोंछते रहो। कुछ लोग क्या करते हैं, डेस्क के ऊपर हाथ रख के सोचने लगते हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि नीचे ओएमआर शीट रखी हुई है, वो पूरी फटने लगती है। तो ये गलती नहीं करनी है। तो जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो, अगर कर लिया सॉल्व टिक लगा दो, वरना गोला लगा दो कि इसके ऊपर बाद में आएंगे, वरना क्रॉस लगा दो कि ये अटेम्प्ट करना ही नहीं है। इतनी क्लियर अगर आपकी डिसीजन मेकिंग हो गई तो आपकी आधी प्रॉब्लम वही सॉल्व है। एस्पिरेंट सबसे ज्यादा पैनिक करता है इस बारे में कि बार बार पेज पलटता रहेगा, ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये हो गया, अभी इस पे बाद में आता हूं, उसे पता ही नहीं होता, वो आगे पीछे करता रहता है। 120 मिनट में से 20 मिनट तो वो पेज आगे पीछे करने में वेस्ट कर देता है, आपने वो नहीं करना। ऑल्सो डिपेंडिंग कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम से पहले, कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो 85 अटेम्प्ट करूंगा चाहे कुछ भी हो, मैं तो 90 से कम अटेम्प्ट करूंगा ही नहीं। आप ये समझिए कि 2023 में कट ऑफ गई थी 75 मार्क्स, 2024 में अभी 89 90 के अराउंड गई है, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, समथिंग इन दैट रेंज, 88 90। कट ऑफ पेपर के हिसाब से वेरी करेगी, पेपर मुश्किल है कट ऑफ अपने आप नीचे जाएगी, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल है वो सबके लिए मुश्किल है। आप ये समझिए कि अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर रहे हो, तुक्केबाजी कर रहे हो, तो आपकी हर एक नेगेटिव मार्किंग जो है आपके पॉजिटिव सही आंसर को भी गलत कर रही है एक तरीके से, कि आपने 2 नंबर कमाए सही क्वेश्चन से, आपने 0.6 मार्क्स गंवा दिए नेगेटिव मार्किंग की वजह से, तो आपका जो पॉजिटिव 2 था वो अराउंड 1.4 रह गया। तो आपकी हर नेगेटिव मार्किंग जो आपके पॉजिटिव स्कोर को भी कम करेगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन दिमाग में मत लेके जाइए, टेक द क्वेश्चन एज इट कम्स, अटेम्प्ट हो रहा है अच्छी बात है, नहीं अटेम्प्ट हो रहा आगे बढ़िए। ये मत सोचना कि मेरे को तो अभी 90 क्वेश्चंस करने थे, मैंने सिर्फ 65 करे हैं तो मैं तो अब तुक्के मार देता हूं, नहीं। अगर आपने 65 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन भी एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करें तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपका 100 प्लस स्कोर बन सकता है। 65 इंटू 2 इज 130, नेगेटिव मार्किंग हटा भी दीजिए तो भी आपका अच्छा खासा 100 प्लस का स्कोर बन सकता है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, इंपॉर्टेंट ये है कि एक्यूरेसी के साथ हमने कितना सॉल्व करा है। एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो फोकस नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे नहीं, एक्यूरेसी पे होना चाहिए। ये हो गई हमारी GS1 की बात। अब आता है ब्रेक, GS1 खत्म हो गया। अब ब्रेक में सबसे पहले 3 तरीके के नए तमाशे आजकल चलते हैं। नंबर 1, फर्स्ट रिएक्शन, एग्जाम हॉल से आप बाहर निकलेंगे, कोचिंग फैक्ट्रीज के माइक लेके खड़े होंगे लड़के की, कैसा पेपर था बताइए, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है देखने में, फर्स्ट रिएक्शन क्या, आपका पेपर कैसा हुआ। स्टे अवे, एब्सोल्युटली। 2 मिनट अगर आप किसी यूट्यूब चैनल पे आ जाओगे तो दैट इज नॉट योर रोड टू फेम, कोई फेम नहीं मिलने वाला, या कोई आपका बेनिफिट नहीं होने वाला कि मेरी OMR चेंज हो जाएगी, सही आंसर आ देंगे, नहीं। तो ये सब तमाशा से उस टाइम पे बचेंगे। फोमो बहुत होता है उन चीजों से। मान लीजिए आप यूट्यूब खोल के बैठ गए, आजकल क्या होता है, एग्जाम हॉल से बाहर है, फोन ऑन करा, यूट्यूब खोल लिया, फर्स्ट रिएक्शन देखना है कि सर क्या बोल रहे हैं, गुरुजी क्या बता रहे हैं। देखिए, एसी कमरे में बैठ के जो मेरा फर्स्ट रिएक्शन होगा बहुत अलग होगा, और गर्मी में जो आप 2 घंटे एग्जाम देके आ रहे हो प्रेशर सिचुएशन में, जिसके ऊपर आपकी लाइफ डिपेंड करती है, आपका रिएक्शन अलग होगा। मैं एसी कमरे में एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हूं, मैं कहूंगा यार ये तो केक हुआ क्वेश्चन है, पेपर बहुत आसान है, कट ऑफ आएगी 100, लेकिन एक्चुअल में दैट्स नॉट द केस, बाकी सब्जेक्ट्स मुश्किल थे। अगर मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कट ऑफ आई है 100, अरे मेरे को बाकी सब्जेक्ट्स का थोड़ी ना पता है कि हिस्ट्री कैसी आई है, ज्योग्राफी कैसी आई है, एनवायरमेंट कैसी आई है, साइंस एंड टेक कैसी आई है। हर टीचर को अपना सब्जेक्ट आसान लगता है, तभी वो टीचर है उस सब्जेक्ट का। तो ये कट ऑफ प्रिडिक्शन 5 मिनट में तो नहीं आ सकती।
कोई क्लेम करेगा कि हम तो पिछले 5 साल से सही कट ऑफ बताते आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। उस टाइम पे आपका फोकस होना चाहिए सीसैट के ऊपर कि जीएस खत्म हो गया ना, मेरे को यूट्यूब पे फर्स्ट रिएक्शन देखने कैसा था पेपर। मान लीजिए आपको लगा मुश्किल है, बाकी सब कह रहे हैं यूट्यूब पे आसान है, गया आपका सीसैट, आपका आधा पैनिक वहीं पे ट्रिगर हो गया, आधी एंजाइटी वहीं पे ट्रिगर हो गई कि यार ये तो सब बोल रहे हैं पेपर आसान है, मेरा मुश्किल है, साल गया, मेहनत बर्बाद हो गई, घर पे क्या जवाब दूंगा, दोस्त क्या बोलेंगे, वहीं पे आपका एंजाइटी ट्रिगर हो गई। गर्मी इतनी ऑलरेडी हो रही है, डबल एंजाइटी ट्रिगर होगी। तो ये तमाशे में नहीं पड़ना कि आते ही बाहर पहले कट ऑफ देख लूं। अभी क्या होगा, क्वेश्चन पेपर बाहर आया, आधे घंटे के अंदर आंसर की आने लगती है, और फिर उसी ब्रेक में सब स्कोर लगाने लगते हैं कि अच्छा ये आंसर है, ये आंसर, ये आंसर है, जीएस तो सर हो नहीं रहा, हम तो छोड़ के आ गए। हर साल, हर साल, ईयर आफ्टर ईयर ऐसा होता है कि जब एक्चुअल स्कोर कार्ड आता है, एस्पिरेंट्स को दिखता है कि सर जो कोचिंग की आंसर किया उससे स्कोर लगाया था और जो एक्चुअल स्कोर आया है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, कम से कम 15 से 20 नंबर का फर्क आता है। मान लो आपने स्कोर लगाया कि सर सिर्फ 60 मार्क्स बन रहे हैं मेरे तो आंसर की से, लेकिन एक्चुअल में आपका स्कोर 90 बन रहा था, कट ऑफ क्लियर हो रही थी। तो फिर देखिए, ये सिर्फ एक फेज होता है जहां पे क्लिक्स, शेयर्स और लाइक सबसे ज्यादा आते हैं। यूट्यूब का एल्गोरिथम इसी तरीके से काम करता है। तो उस ट्रैप से बचेंगे। जीएस खत्म होते ही ना तो कट ऑफ देखनी, ना आंसर की देखनी, ना फर्स्ट रिएक्शन देखना, ये सब कुछ नहीं करना, अपना फोन बंद करके बैठना है। और ये गलती बिल्कुल मत करना कि सीसैट रिवाइज कर लेते, नहीं, यू नीड अ ब्रेक। आपने ऑलरेडी इतना लंबा पेपर सॉल्व करा है, इतना मुश्किल पेपर सॉल्व करा है, इतनी गर्मी में सॉल्व करा है, ऑल यू नीड इज गुड फूड। खाना खाओ, एसी रेस्टोरेंट में जाके बैठो, भले 200 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दो, लेकिन आराम से ठंडक में बैठो, दिमाग को ठंडा करो, और 2 बजे से पहले पहले एग्जाम हॉल पहुंच जाओ, क्योंकि एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है कि 2 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, 2:30 पेपर स्टार्ट होता है। सीसैट का क्वेश्चन पेपर मिला, सेम प्रोसेस, ओएमआर मिलेगी, सेम ओएमआर मिलेगी, सेम बुकलेट नंबर, सब्जेक्ट, इस बार सब्जेक्ट हो जाएगा 02, क्योंकि सीसैट भर रहे हो, और फिर अपना रोल नंबर और फिर क्वेश्चंस वो फिल करना शुरू करेंगे। सीसैट के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे जीएस में हमने देखा कि सब्जेक्ट वाइज सब कुछ अरेंज्ड है, सीसैट में अरेंज नहीं होता। वहां पे क्या होता है, 3 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन, 3 क्वेश्चन रीजनिंग, 3 क्वेश्चन मैथ्स, 3 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन, 3 क्वेश्चन रीजनिंग, 3 क्वेश्चन मैथ्स, इस तरीके से चलता है वो। यहां पे मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगी कि सीसैट के पेपर को उसी ऑर्डर में अटेम्प्ट करिए जिस ऑर्डर में आपको मिला है। अगर आप इसमें ढूंढने लगोगे कि पहले मैं लॉजिकल रीजनिंग ढूंढ लेता हूं, पहले मैं क्वांट ढूंढ लेता हूं, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। रीजन बीइंग कि पेपर जो है वो अरेंज्ड नहीं होता सब्जेक्ट वाइज, तो आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा सिर्फ मैथ्स ढूंढने में, सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग ढूंढने में। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन तो दिख जाता है, बड़े बड़े पैसेज होते हैं, दिख जाता है। तो माय रिकमेंडेशन वुड बी कि सीसैट के पेपर को जिस ऑर्डर में वो आया उसी ऑर्डर में अटेम्प्ट किया जाए, जिससे कि हमें बार बार आगे पीछे ना करना पड़े। यहां पे भी हम 3 तरीके से अपने क्वेश्चन को अरेंज करेंगे। सबसे पहले टिक, अगर अटेम्प्ट कर लिया, सर्कल कि वापस आना है इस पे, क्रॉस कि ये तो अटेम्प्ट करने नहीं, ये वाला तो लॉजिक मेरे को आता ही नहीं है। ये 3 तरीके से अगर आप चल रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। क्वेश्चन उठता है कि सर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपको 67 मार्क्स स्कोर करना है टू बी ऑन द सेफर साइड। 40 से 50 क्वेश्चंस अगर आप एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर रहे हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, आपका ऑलरेडी 90-100 स्कोर बन जाएगा। कोशिश हमेशा करनी है दोनों पेपरों में कि आपका फोकस एक्यूरेसी के ऊपर होना चाहिए, कट ऑफ के ऊपर नहीं होना चाहिए। एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन नेगेटिव मार्किंग। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करे लास्ट में कोई नहीं पूछ रहा। जो AIR 1 AIR 2 होते हैं उनसे कभी कोई ये नहीं पूछता टॉप इंटरव्यू में कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे प्रीलिम्स में। हर कोई ये पूछता बताओ कौन सी सर्विस मिल रही है। सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कोई नहीं पूछ रहा, उससे कोई मेडल नहीं मिल जाएगा, जस्ट फॉर द सेक कि मेरे को बाहर जाके लोगों को बताना है कि मैं तो 90 क्वेश्चन करके आया हूं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने कितने ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। डिफरेंस इस बात का है कि एक्यूरेटली कितना सॉल्व करा है, नेगेटिव मार्किंग कितनी अवॉइड करी है, उससे स्कोर इंक्रीज होगा। करने को तो आप 100 भी कर लो, लेकिन तुक्केबाजी से 100 अटेम्प्ट करोगे तो स्कोर नेगेटिव मार्किंग में जाएगा ही जाएगा। ऑल द बेस्ट, दीज आर द वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम माई साइड। कमेंट में बताएंगे कोई प्रॉब्लम हो, आई कैन स्टिल सॉल्व दैट।